यहाँ पर हम पढ़ेंगे के व बीटा में संबंध है, अर्थात यहाँ पर के और बीटा जो है क्रमवार स्थायित्व स्थिरांक व बीटा समग्र स्थायित्व स्थिरांक है। दो प्रकार के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इनमें हम रिलेशन देखेंगे। यदि हम बीटा एन और K1 K2 K3 व Kn के मध्य संबंध देखें तो उसको निम्न प्रकार लिखते हैं। ये संबंध है बीटा एन बराबर K1 डॉट K2 डॉट K3 डैश डैश Kn, अर्थात ये जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक है ये क्रमागत स्थायित्व स्थिरांकों का गुणनफल होता है। क्रमागत स्थायित्व स्थिरांकों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो समग्र स्थायित्व स्थिरांक का मान आ जाएगा या दोनों के मान बराबर होंगे। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखो आप, माना कि बीटा 3 एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से होती है ml3/ml3। अब बीटा 3 समग्र स्थायित्व स्थिरांक व क्रमागत स्थायित्व स्थिरांक में यदि हमें संबंध ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में ml1 व ml2 से गुणा करके व्यवस्थित करते हैं। अब आप देखिएगा इस इक्वेशन को ऊपर नीचे हम ml1 व ml2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा 3 ये तो एज इट इज लिख ही दिया, मल्टीप्लाई ml/ml2, फिर नीचे भी ml/ml2 दोनों से मल्टीप्लाई किया तो इसको फिर अरेंजमेंट किया। अरेंजमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे आप देखो ये ml है, ये ml2 है, ये ml3 है, इसी प्रकार ml/ml2 और देन ml3। तो हम क्या करते हैं, इसको अरेंज किया ml/ml ml2 ml प्लस l, इसी तरीके से ml3 ml2 l। इन तीनों की यदि हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखें तो इसकी वैल्यू K1 के बराबर है, इसकी K2 के बराबर है, इसकी K3 के बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बीटा 3 का मान है, बीटा 3 जो मान है वो किसके बराबर होगा, K1 K2 K3, अर्थात K1 K2 व K3 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा 3 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम संकुल mln लें तो उसके जो लिए संबंध इस प्रकार से होगा, बीटा n बराबर K1 K2 K3 डैश 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 Kn। तो हम कह सकते हैं कि जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक का जो मान है वो क्रमागत स्थायित्व स्थिरांक के गुणनफल के बराबर होता है। इनका जो मान है उसको हम इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं। देखो आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, log बीटा एन बराबर log K1 प्लस log K2 प्लस log K3 डैश डैश प्लस log Kn। तो इस तरीके से ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक का जो मान है, इसका जितना अधिक मान होगा संकुल उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा। यह हम कह सकते हैं कि कोई संकुल जितना स्थायी होगा उसके लिए स्थायित्व स्थिरांक का मान उतना ही अधिक होगा। समग्र स्थायित्व स्थिरांक बीटा एन व मुक्त ऊर्जा में जो संबंध है वो इस प्रकार से होता है, डेल जी बराबर होता है -2.303 RT log बीटा एन। ये बीटा एन समग्र स्थायित्व स्थिरांक है। और मुक्त ऊर्जा व एंथैल्पी व एंट्रोपी में जो संबंध है वो निम्न प्रकार से होता है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। अब यहाँ पर इस समीकरण में डेल जी का मान यहाँ से रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -2.303 RT log बीटा एन बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। इस इक्वेशन में यदि हम माइनस को इधर ले आएंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2.303 RT log बीटा एन बराबर माइनस डेल एच प्लस टी डेल एस। तो बीटा एन का मान इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि बीटा एन या समग्र स्थायित्व स्थिरांक का मान उन संकुलों के लिए ज़्यादा होगा जिनके लिए एंथैल्पी का मान ऋणात्मक हो व एंट्रोपी का मान धनात्मक हो। अर्थात किसी संकुल के लिए एंथैल्पी का मान जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा वो संकुल उतना ही
अधिक स्थायी होगा। इसी प्रकार किसी संकुल के निर्माण में एंट्रोपी का मान जितना अधिक होगा वो संकुल का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। थैंक यू।